हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ MGICS के इस प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कई सारे डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज का टॉपिक आपको क्लियरली दिख रहा होगा, हमारा टॉपिक है राइट टू प्राइवेसी। आज का हमारा पूरा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्राइवेसी पर रहने वाला है। और हम कोशिश करेंगे कि एंड तक हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इज़ राइट टू प्राइवेसी अ फंडामेंटल राइट और नॉट राइट। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, हम आज बात करने वाले हैं कि राइट टू प्राइवेसी क्या एक फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट। तो हम मूव करते हैं अपने आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक, मौलिक अधिकार जिनको बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। और जब हम बात फंडामेंटल राइट्स की करते हैं, कोई भी चीज़ अगर फंडामेंटल राइट में ऐड हो जाती है तो उसमें ऑटोमेटिकली पावर ऐड हो जाती है। पावर कैसी? पावर ये कि पार्लियामेंट उसको इजीली चेंज नहीं कर सकता, राइट। लाइक किसी भी ऑर्डिनरी लॉ से फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं करा जा सकता। हालांकि बाद में ये क्लियर हो गया था कि अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को चेंज करा जा सकता है, पर नॉर्मल पार्लियामेंट्री लॉ से फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं करा जा सकता। इसका मतलब फंडामेंटल राइट में अगर कोई चीज़ ऐड होती है तो उसमें ऑटोमेटिकली साथ में पावर भी ऐड होती है और स्टेट से प्रोटेक्शन भी ऐड होता है, ठीक। स्टेट मतलब आर्टिकल 12 जिसके बारे में हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट से हमें प्रोटेक्शन भी मिलती है और कई सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। अब राइट टू प्राइवेसी एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि कल आया और आज मैं आपको बढ़ा रहा हूँ। ये बात स्टार्ट होती है बहुत पुरानी, ठीक। तो ये बात हमारी है करीब करीब जब हम अपना संविधान लिख रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में एक पर्सन थे जिनका नाम था ये, जस्ट वेट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में एक पर्सन थे, इनका नाम था ये, ठीक। इनका नाम था काजी करीमुद्दीन। काजी करीमुद्दीन साहब ने बोला था, इन्होंने एक अमेंडमेंट मूव करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और इन्होंने ये बोला कि हमें कहीं ना कहीं एक राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए, राइट। किसको बनाना चाहिए फ्रेंड्स? राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा देना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी जर्मनी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि सारे इंडिविजुअल्स को ग्रांटेड है वहाँ पर राइट टू प्राइवेसी। तो इन्होंने बोला था कि अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर से बचाना चाहिए। अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर मतलब फॉर एग्जांपल लाइक पुलिस के अनरीजनेबल सर्च, आपने सुना सर्च वारंट और ये सारी चीज़ें, इससे प्रोटेक्ट करना है इंसान को। इसलिए हमें कुछ सर्टेन चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर देनी चाहिए। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका मानना ये था कि सर्च एंड सीजर से बचाने के लिए, मतलब पुलिस से बचाने के लिए कई सारे सेफगार्ड ऑलरेडी मेंशन है कहाँ पर? सीआरपीसी में ऑलरेडी मेंशन है, आर्टिकल 22 में। ये कई सारे सेफगार्ड हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो हमें अभी नहीं लगता कि राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमें लोगों पर नज़र भी रखना ज़रूरी था। इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ था, हम नए आज़ाद हुए थे और हम इतने भी ज़्यादा परमिशन नहीं दे सकते लोगों को कि हम राइट टू प्राइवेसी नाम की चीज़ों को फंडामेंटल राइट बना दे। तो आपके सामने एक सर हैं जिन्होंने बोला था, काजी करीमुद्दीन मूव्ड एन अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर, ठीक। अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर मतलब कभी भी पुलिस आ रही है, कभी भी आपके घर पे विजिट कर रही है, कभी भी सर्च कर रही है, सीज कर ले रही है, कोई भी स्टेट आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर ले रहा है, इससे बचाने के लिए ये काम करा गया था, ठीक। ऑन द लाइन्स ऑफ द अमेरिकन, आयरिश एंड जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में करीब करीब राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया, ठीक। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द राइट टू प्राइवेसी वॉज सो स्ट्रांगली आर्टिकुलेटेड एंड espoused in the constituent assembly, though it could not find an explicit place in the constitution at that time, ठीक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में राइट टू प्राइवेसी उस वक्त जगह नहीं बना पाया एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली हमने नहीं लिखा कि सर्च एंड सीजर से आपको प्रोटेक्शन है, ठीक। तो आगे मूव करते हैं। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर ये है यूएसए, ठीक। और यूएसए का ये 4th अमेंडमेंट है। आपको पता होगा यूएसए में फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करे गए थे और ये यूएसए का 4th अमेंडमेंट है। और ये 4th अमेंडमेंट, यूएसए पहली कंट्री जिसने पूरी दुनिया को बताया था कि क्या होते हैं फंडामेंटल राइट, राइट। उसका 4th अमेंडमेंट ये क्लियरली बोल रहा है कि अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर से आपको प्रोटेक्शन है, ठीक। किससे प्रोटेक्शन है दोस्त? अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर से आपको प्रोटेक्शन है, आपको लिबर्टी है। आपको कोई भी पुलिस वाला स्टेट अनरीजनेबली सर्च नहीं कर सकता, सीज नहीं कर सकता आपकी प्रॉपर्टी को। इस बारे में बात चल रही है। कौन से नंबर का अमेंडमेंट है? 4th नंबर का। तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन एक गारंटी करता है कि आपको राइट टू प्राइवेसी है,
राइट। पर इंडिया में ये कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ। एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली कहीं पर भी विजिबल नहीं दिखता हमें कि सर्च एंड सीजर से प्रोटेक्शन है। आपने आर्टिकल 12 टू लेके आर्टिकल 35 पूरे फंडामेंटल राइट एक बार देखे होंगे और उसमें कहीं पर भी ये सर्च और सीजर नाम का वर्ड नहीं मिलता। तो क्वेश्चन ये कि क्या इंडिया में राइट टू प्राइवेसी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड थी? द आंसर इज नो, नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे फाउंडिंग फादर्स को ऐसा लगता था कि सर्च एंड सीजर से कई सारी प्रोटेक्शन हमारा सीआरपीसी और हमारा आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है, तो हमें नहीं लगता कि उसको अलग से लिखने की ज़रूरत है। ठीक, और टाइम चेंज हुआ और हम लोग आगे मूव करें और इंडिया में केसेस आना स्टार्ट हो गए। ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल वेबसाइट है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर नाम से इनके आर्टिकल पब्लिश होते हैं, आप इनको एक बार देख भी सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला लैंडमार्क जो केस हुआ, ठीक, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि पहला केस जो प्राइवेसी से डील करता है वो है एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। राइट, ये एक केस है जो एक्चुअल में प्राइवेसी से पहला केस जो सामने आया जो डील करता है। राइट, अब इस केस में हुआ क्या था? इस केस में हुआ था, मैं आपको ओरली बताने की कोशिश करता हूँ। एक कंपनी थी जिसका नाम था डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपने आप को ऐसा डिक्लेयर कर दिया था कि हम लोग बैंक करप्ट हो गए, और अगर आप अपने आप को बैंक करप्ट डिक्लेयर कर देते हो तो आप इसका मतलब ये क्लियरली बोल देते हो कि अब मैं कोई भी लोन रीपेमेंट वगैरह ये सब नहीं कर पाऊंगा। जब ऐसा हुआ तो लोगों ने डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी, जिसको हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। राइट, और ये जब एफआईआर फाइल हुई तो उसमें डालमिया ग्रुप का नाम था, और डालमिया ग्रुप का नाम होने के कारण वहाँ के उस समय के डीएम ने सर्च वारंट इशू करके पुलिस को ये बोल दिया कि जाएं और सर्च करें। ठीक, पुलिस अपना काम करने लगी और आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, द केस रिलेटेड टू द सर्च एंड सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ सम डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इनटू इट्स अफेयर फॉलोइंग एन एफआईआर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशूड वारंट एंड सर्चेस वे आर कॉन्सिक्वेंटली कंडक्टेड इन अ रिट पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, और उन्होंने बोला माय लॉर्ड ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला माय लॉर्ड आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ मुझे ये गारंटी करता है कि मैं किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक, नॉर्मल चीज़ है, हमारा आर्टिकल 19 एफ बोलता है एवरी सिटीजन इज राइट टू डू एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन और बिजनेस। राइट, तो उन्होंने बोला पहली चीज़ तो इस चीज़ का वायलेशन है। दूसरी चीज़ ये वायलेशन है राइट टू रिमेन साइलेंट का। राइट टू रिमेन साइलेंट मतलब 20 सब क्लॉज 3 मुझे परमिशन देता है कि मैं चुप रहूँगा और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक, इसको राइट टू रिमेन साइलेंट बोला जाता है। स्टेट को ये बोला जाता है कि आप प्रूफ कर दो कि मैंने कुछ क्राइम करा है, पर मैं अपने आप से खुद के लिए विटनेस कभी नहीं बनूंगा। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होगा कि पुलिस मुझे ही यूज़ करके मेरे ही केस में मुझे ही विटनेस बना के कोर्ट के अंदर खड़ा कर दी। ठीक, इसको बोलते हैं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक, अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक, तो उन्होंने बोला ये दो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, एक तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन और दूसरा 19(1)(f प्रोफेशन बिजनेस ऑक्यूपेशन। ठीक, इसके बारे में बात चल रही थी। 8 जज की बेंच सुप्रीम कोर्ट में बनाई गई थी और 8 जज की बेंच ने जब ये चीज़ सुनी तो डालमिया ग्रुप का कहना था कि जो पुलिस है उसको मेरे कंपनीज के डॉक्यूमेंट को सर्च करने की परमिशन है, पर ये लोग मेरे पर्सनल कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी सर्च कर रहे हैं जो कि इनको परमिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक, मेरे पर्सनल अकाउंट्स को खगाला जा रहा है जो कि गलत है। ये जब केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दो राइट टू प्राइवेसी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। ठीक, जैसे कि कहाँ पे है? यूएसए के अंदर। और हमें ऐसा लगता है कि प्राइवेसी नाम की फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं है, और हम ये इस केस में फैसला देते हैं कि राइट टू प्राइवेसी फ़िलहाल हमें नहीं लगता कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि अगर होता तो फाउंडिंग फादर्स उसमें लिख देते। ठीक, तो उन्होंने इस सर्च को वैलिड माना और उन्होंने इसके आगे कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी, आगे इसको बढ़ाने से मना कर दिया। तो ये एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा पहला ऐसा केस था जो राइट टू प्राइवेसी के बारे में डिटेक्ट करा जाता है। तो ये एमपी शर्मा केस आपके सामने, जिसमें ये डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनी का अफेयर था और इसमें अनरीजनेबल सर्च को लेकर उन्होंने चैलेंज कर दिया था कोर्ट में। और जब ये अनरीजनेबल सर्च को लेकर चैलेंज करा गया तो नॉर्मल सी चीज़ है, कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू प्राइवेसी भाई फंडामेंटल राइट नहीं है और हम वैलिड मानते हैं पुलिस की इस सर्च को, जो भी पुलिस कर रही हो ठीक है। मेरी बात समझ आई? एक पहला केस था किससे रिलेटेड? प्राइवेसी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने आगे वाले टॉपिक की तरफ। अगला केस इंडिया में जो हुआ वो ये था, ठीक, खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये सेकंड केस था इसी सीरीज में, राइट टू प्राइवेसी वाली सीरीज में, जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लाइड फॉर्म में ये क्लियर कर दिया था कि भाई राइट टू प्राइवेसी है। इम्प्लाइड फॉर्म में, इम्प्लाइड फॉर्म मतलब छुपे हुए फॉर्म में कहीं ना कहीं दबी हुई आवाज़ में क्लियर हो चुका था कि राइट टू प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है। ठीक, तो ये खड़ग सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश वाला केस है, जिसमें आपने सुना होगा, आपने एक इडियम सुना होगा हमेशा से, और उस इडियम में खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती खड़कियाँ, राइट, और ये वही है। तो खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में राइट टू प्राइवेसी वॉज इन्वोक्ड इन दिस केस।
ठीक। तो मेरे कहने का मतलब पहला ऐसा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लाइड फॉर्म में क्लियर कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी भाई एक फंडामेंटल राइट होगा, ठीक। इम्प्लाइड फॉर्म में हुआ ये था, इस केस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। खड़क सिंह एक डकॉइट था और ये डकॉइट होने के कारण, ठीक, डकॉइट होने के कारण वहाँ पे पुलिस की निगाह में भी हुआ, तो पुलिस ने एक बार इनको अरेस्ट कर लिया था और पुलिस पे सफिशिएंट एविडेंस ना होने के कारण खड़क सिंह को रिलीज़ कर दिया गया। और जब खड़क सिंह को रिलीज़ कर दिया गया, ये बोल दिया गया कि ठीक है सफिशिएंट एविडेंस नहीं होने के कारण आपको रिलीज़ करा जाता है, और जब रिलीज़ हो गए तो पुलिस ने इनके घर पर डोमिसिलरी विजिट स्टार्ट कर दी। कौन सी विजिट? डोमिसिलरी विजिट, ठीक। इसमें शायद वेट, यहाँ मेंशन नहीं, शायद मैं आपको बताता हूँ। डोमिसिलरी विजिट स्टार्ट कर दी पुलिस ने, डोमिसिलरी विजिट करी रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ठीक, किसी के भी घर में बिना परमिशन के जाना, ठीक, इस तरीके की डोमिसिलरी विजिट स्टार्ट कर दी। खड़क सिंह ने इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उन्होंने बोला एक्चुअल में क्या था, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक पुलिस रेगुलेशन है, पुलिस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर पुलिस का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हर स्टेट की पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं, ठीक। और उत्तर प्रदेश के रूल्स एंड रेगुलेशन चैप्टर नंबर 20, ये आपको दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर 20 पुलिस को ये पावर देता था कि पुलिस ऑफिशियल्स, ठीक, डोमिसिलरी विजिट कर सकते हैं, ठीक। कौन सी विजिट कर सकते हैं? डोमिसिलरी विजिट कर सकते हैं, घरों में जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे ये अनरीजनेबल टाइम होता है किसी के भी घर पे जाने का, राइट। कोई भी हर इंसान के पास कहीं ना कहीं उसका मी टाइम होता है, और आप उसमें जाकर अगर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो ये खड़क सिंह ने चैलेंज करा और उन्होंने ये बोला कि माय लॉर्ड, ये पुलिस जो डोमिसिलरी विजिट कर रही है, ठीक, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि मेरा खुद का कुछ वक्त है और उसमें पुलिस आके रात को 1 बजे, 2 बजे अनरीजनेबल टाइमिंग पे चेकिंग कर रही है। उन्होंने बोला माय लॉर्ड, ये मेरे फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट का भी वायलेशन है, ठीक। पुलिस मेरे पे सर्विलांस रख रही है, और पुलिस ये बोलिए 20 चैप्टर अलाउ करता था पुलिस को कि वो किसी पे भी सर्विलांस रख सकती है अगर वो शक के दायरे में, और डोमिसिलरी विजिट कर सकती है, ठीक। तो उन्होंने बोला माय लॉर्ड, ये मेरे राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया का भी वायलेशन है, और राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया का अगर ये वायलेशन है तो माय लॉर्ड, मेरे को ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि आप पुलिस को ये क्लियर करें कि पुलिस मेरे ऊपर सर्विलांस वगैरह नहीं रख सकती और पुलिस डोमिसिलरी विजिट नहीं कर सकती, ठीक। खड़क सिंह का ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ये बोला कि डियर उत्तर प्रदेश पुलिस, आप सब कुछ करो पर ये मत करो, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक। एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए किसी के भी घर पे सर्च करने का, सीज करने का, ठीक। आप किसी भी वक्त पे नहीं जाएंगे, और उन्होंने इस डोमिसिलरी विजिट को पुलिस की बोला ये रॉन्ग है, क्योंकि कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी नाम की एक चीज़ होती है, ठीक। दबे आवाज़ में बोला गया था पर बोल जरूर दिया गया था कि राइट टू प्राइवेसी नाम की एक चीज़ है, हर किसी का अपना एक समय होता है, आप कृपया उसमें इंटरफेयर ना करें, क्योंकि प्राइवेसी कहीं ना कहीं एक राइट है, ठीक। पर ये क्लियरली एक्सप्लिसिटली कभी नहीं बोला गया, बस ये बोला गया कि आप डोमिसिलरी विजिट नाइट में ना करें, क्योंकि एक प्राइवेसी नाम की चीज़ है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खड़क सिंह वाला केस शॉर्ट वे में समझ में आ गया होगा कि ये पूरा का पूरा मामला था कि पुलिस अनरीजनेबल विजिट कर रही थी नाइट में। कहाँ पर कर रही थी? ये खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस था। अब इसी के जैसा एक और केस, ठीक, खड़क सिंह का भाई समझ लीजिए या जो भी, एक और केस, और वो केस था गोविंद वर्सेस आपके स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इसमें भी सेम कहानी थी कि पुलिस अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर करने की कोशिश कर रही थी। आपको पता होगा सर्च एंड सीजर कितनी खतरनाक चीज़ है कि जब हम उधर देख रहे हैं फंडामेंटल राइट, यूएसए ने गारंटी करके रखा है कि नहीं भाई अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर नहीं चलेगा यूएसए के अंदर, आपको जो समझ में आए वो करो, पर अनरीजनेबल टाइम पर, अनरीजनेबल समय पर ये सब काम नहीं होगा, ठीक। गोविंद चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन रिलेटेड टू सर्विलांस इंक्लूडिंग डोमिसिलरी विजिट। ये देखिए, ये लिखा हुआ, ठीक। डोमिसिलरी विजिट और सर्विलांस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में गोविंद ने चैलेंज कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला हर स्टेट की पुलिस का अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, और उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पुलिस को ये अलाउ है कि पुलिस डोमिसिलरी विजिट कर सकती है, पुलिस सर्विलांस लगा सकती है, ठीक। गोविंद को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि प्रीवियस ही खड़क सिंह केस में ये बोला गया था कि भाई डोमिसिलरी विजिट वगैरह मत करो, ठीक। हालांकि इस केस में मध्य प्रदेश पुलिस को माफ़ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने बोला ठीक है, आपने लाइन क्रॉस नहीं करिए, अगर आप लाइन क्रॉस कर दे तो हम इस पर एक्शन लेते, ठीक। आगे से आप थोड़ा ध्यान रखें। ये देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एंड ऑब्जर्व दैट दे वर वर्जिंग पीरियसली नियर अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। मतलब आप एक बार बिल्कुल लाइन पे पहुंच चुके हैं, तो आप कृपया करके अब इसको क्रॉस नहीं करना। अपने ध्यान में रखना कि एक केस आ चुका है खड़क सिंह, जिसमें हम बोल चुके हैं कि डोमिसिलरी विजिट्स अलाउ नहीं है अनरीजनेबल टाइम पर। ये गोविंद का केस था और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मध्य प्रदेश का हमारा केस था, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबसे पहले अपन लाइन में पढ़ा क्या, MP शर्मा वर्सेस
MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा, जिस केस में क्या बोला गया, इस केस में ये बोला गया कि भाई आप सब कुछ करो, ठीक, सब कुछ करो, ठीक, और पुलिस को बोल दिया गया था क्योंकि प्राइवेसी इंडिया में फंडामेंटल राइट नहीं है। पर खड़ग सिंह केस में कहीं ना कहीं दबे आवाज में हमें सुनने को मिला कि भाई प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अब बात करते हैं इसकी गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की, तो ये केस भी फॉलो करता हुआ आया खड़ग सिंह को, और इसी केस में बोला गया कि भाई खड़ग सिंह केस में अभी तो जजमेंट दी, कुछ समय की पहले की बात है, ठीक, और उसमें आपने क्लियरली बोला कि डोमिसिलरी विजिट इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक, तो हर समय पर ये सब नहीं चलेगा। अब आया इसके बाद एक और केस, लैंडमार्क केस, जिसका नाम है PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। 1996 का ये केस है, और इस केस के अंदर मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। कभी कभी आपने देखा हो पहले फ़ोन्स में हमारे एक ऑप्शन आता था कि आप किसी का भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक, अगर दो लोगों के बीच की बात है तो ये प्राइवेट अफेयर है, और उसको रिकॉर्ड करना, उसको वायरल करना, उसको लोगों को सुनाना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये प्राइवेसी के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? प्राइवेसी के। भाई आपकी और मेरी फ़ोन पे बात हो रही है, अगर आपकी और मेरी फ़ोन पे बात हो रही है तो ये एक प्राइवेसी है ना। और अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रिकॉर्ड करके सब जगह सुना दूं तो क्या आपने जो बात मुझे बताई प्राइवेटली, क्या वो प्राइवेट रही? नहीं, तो ये प्राइवेसी का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने PUCL वर्सेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया में ये गाइडलाइन दी कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है कहीं ना कहीं, और ये फ़ोन टेपिंग इज़ इलीगल। उन्होंने फ़ोन टैपिंग को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, ठीक। अब आपको याद होगा तो आप अगर फ़ोन यूज़ करते हैं तो अब उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आना बंद हो गया है, जो कि पहले कई सारे फ़ोन्स में अवेलेबल हुआ करता था कि आप साइलेंटली सामने वाले का कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो। हालांकि वो फ़ोन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आज भी है, पर अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो सामने वाले पे ये न्यूज़ पहुंच जाती है, या ये एक आपका फ़ोन ही एक रिएक्ट करने लगता है और वो लगता है कि ये कॉल रिकॉर्ड करा जा रहा है, राइट। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा, आप अगर सर्विस सेंटर वगैरह पे कहीं पे भी फ़ोन लगाते हैं तो वो पहले ही आपको एक लाइन बोलते हैं जब आप होल्ड पे रहते हैं कि आपका कॉल सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रिकॉर्ड करा जा रहा है, मतलब आपको इन्फॉर्म करके करा जा रहा है, ठीक। तो इलीगल तरीके से फ़ोन टैपिंग करना, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये इलीगल है, और ये केस था PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, कहीं ना कहीं ये भी प्राइवेसी से डील करता है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक इतनी बात समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि अपने को अब मेन जजमेंट पे पहुंचना है, जिस जजमेंट का नाम है खड़ग सिंह वर्सेज जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। जस्टिस पुट्टास्वामी वॉज अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड एट दैट टाइम जस्टिस पुट्टास्वामी वॉज 91 ईयर ओल्ड, ठीक, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जिन्होंने इस चीज़ को चैलेंज करा कोर्ट के अंदर। और जब इन्होंने इस चीज़ को चैलेंज करा कोर्ट के अंदर, ठीक, वो डेट थी, जजमेंट आया था ऑन 24 अगस्त 2017। इसका मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और 2017 में जब ये जजमेंट आई, लगातार 3 सालों तक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहा, ठीक। नेक्स्ट 3 ईयर कंटिन्यूस PSC इस क्वेश्चन को पूछते रहे कि राइट टू प्राइवेसी एक्चुअल में है क्या। पहले ये केस था एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, उसके बाद इसको रेफर कर दिया गया एक 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बाद। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि ये केस डील कैसे करता है। इस केस के अंदर जो चैलेंज करा गया था, वो चैलेंज करा गया था आधार कार्ड को, ठीक। आधार कार्ड को इस केस के अंदर हमने चैलेंज करा था, और आधार कार्ड को जब हमने इस केस के अंदर चैलेंज करा तो आधार कार्ड को ये बोला गया था कि आधार कार्ड इज ब्रीचिंग माय प्राइवेसी, ठीक। आधार कार्ड ब्रीच कर रहा है प्राइवेसी को, तो कृपया करके सुप्रीम कोर्ट आप ध्यान दें इस पर, ठीक। अब सबसे पहले समझते हैं आधार कार्ड है क्या। 2006 में आधार कार्ड को लॉन्च करा था, और ये लॉन्च करने वाली गवर्नमेंट थी UPA गवर्नमेंट। उस समय ये आधार कार्ड लॉन्च करा गया था ओनली टू आइडेंटिफाई बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल्स, राइट। किस लिए लॉन्च करा गया था? ओनली टू आइडेंटिफाई बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को आइडेंटिफाई करने के लिए आधार कार्ड को हमने लॉन्च करा था, ठीक। 2009 में इसको एक पैन इंडिया मूवमेंट बना दिया, और बोल दिया गया कि भाई आधार कार्ड एक पैन इंडिया मूवमेंट बन गया, और इसके तहत ये बोला गया कि जिसको भी आप चाहें वो बनवा सकते हैं, जस्ट लाइक आयुष्मान भारत कार्ड, ठीक। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। कैसा ऑर्डर था? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मतलब इस पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग या किसी लॉ की बैकिंग नहीं थी। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, भाई जिसको बनवाना है बनवा ले, जिसको भी आधार कार्ड की ज़रूरत है बनवा ले, ठीक। आपको याद हो तो आप सब लोगों ने, ज़्यादातर जनों ने आधार कार्ड प्राइवेट जगहों से बनवाया था, ठीक। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में, किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, या फॉर एग्जांपल कोई भी प्राइवेट एंटिटीज़ को बना रही थी, ठीक। पर इसका जो रेगुलेशन करती है उसको बोलते हैं UIDAI। क्या नाम है उसका? UIDAI, ठीक। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, और ये इसको रेगुलेट करती है। पर ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आ गई? ये तो था कैसा ऑर्डर? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब एक फरमान, ठीक। उसके तहत ये बोला गया था कि इसको पैन इंडिया मूवमेंट बना दिया जाए। अब बात करते हैं आधार कार्ड की। 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करा जिसका नाम है आधार एक्ट,
ठीक, आधार एक्ट पास करा। मोदी गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट पास करा दोस्त? मोदी गवर्नमेंट ने पास करा 2016 में एक आधार एक्ट। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक लॉन्च करा आधार एक्ट। इस आधार एक्ट का नाम आधार एक्ट नहीं, इस आधार एक्ट का ओरिजिनल नाम है टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड सब्सिडीज एक्ट, ऐसा करके समथिंग एक बड़ा सा नाम है, टारगेटेड डिलीवरी। ठीक, डिलीवरी तो आप लोगों ने सुना होगा पीडीएस सिस्टम। ठीक, ये सारी चीज़ों के लिए एक एक्ट लाया गया, बोला गया कि भाई जिसको भी गवर्नमेंट की बेनिफिशियरी या गवर्नमेंट के बेनिफिशियरी बनना है, गवर्नमेंट की योजनाओं का फायदा लेना है, तो आधार कार्ड आप अपना बनवा लीजिए। ठीक, एक लॉ के तहत इसको स्टैट्यूटरी राइट दे दिया गया आधार कार्ड को। ठीक, ये लॉ मैं आपको ओरली बताने की कोशिश करता हूँ। ये लॉ एक मनी बिल की तरह पेश करा गया था। मनी बिल में एक्चुअल में राज्यसभा की पावर कम हो जाती है। ठीक, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी टू सर्टिफाई वेदर एनी बिल इज मनी बिल और नॉट, राइट। और इन्होंने ये टारगेटेड डिलीवरी एक्ट पास करा और इसी को हम आधार एक्ट के नाम से जानते हैं। आधार एक्ट एक्चुअल में कुछ नहीं है, एक्ट ये है। ठीक, टारगेटेड डिलीवरी एक्ट, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बेनिफिट्स सब्सिडीज एक्ट करके इसका पूरा सरनेम है। ठीक, आधार एक्ट जब ये पास करा गया था आधार एक्ट, इस केस में इस आधार एक्ट में ठीक 2016 में इसका मतलब आधार कार्ड को एक लॉ के थ्रू पावर मिल गई। किसके थ्रू पावर मिल गई? लॉ के थ्रू। और बोला गया कि सब लोग अपना अपना आधार कार्ड बनवा लें अगर आपको गवर्नमेंट की कोई भी योजना का लाभ उठाना है तो। ठीक, तो अगर आपको योजना का लाभ उठाना है आप आधार कार्ड बनवा लीजिए, ऐसा बोला गया। ठीक, सब लोगों ने आधार कार्ड बनवाया, सब लोग आप लोगों ने सबने भी आधार कार्ड बनवाया होगा। ठीक, तो अभी तक क्या हुआ दोस्त? अभी तक हुआ है 2006 में सबसे पहले आधार कार्ड आया था। 2006 आधार कार्ड आया। 2009 में इसको एक पैन इंडिया मूवमेंट बना दिया गया। ठीक, 2016 में इसके लिए एक एक्ट पास करा गया जिसको हम आधार एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और इसके तहत ये बोला गया कि गवर्नमेंट का अगर बेनिफिशियरी आपको बनना है तो आप इसको अपने अकाउंट में कर लीजिए। अब एक है इसके, इस एक्ट के बाद बना UIDAI, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI का फॉर्मेशन हुआ एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग एनी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड पॉपुलेशन। ठीक, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जिसके पास बिलियंस पीपल का डाटा है, जो वर्ल्ड में ऐसी कोई सी भी और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक, कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ भी है और कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि ये ठीक भी नहीं। दोनों ही कारण होते हैं, हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो UIDAI एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और इस ऑर्गेनाइजेशन में ये बोला गया कि भाई एक आप डेटा मतलब जो भी होगा वो इनके थ्रू वेरीफाई होता है। तो गवर्नमेंट की अगर मुझे कोई स्कीम चाहिए तो मैं पहले गवर्नमेंट की स्कीम में अप्लाई करूँगा, गवर्नमेंट वो नाम UIDAI के पास भेजेगा, UIDAI उस नाम को कंफर्म करेगा, गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज में ऐड करेगा और उसके बाद आपको उस योजना का लाभ मिलने लगेगा। ठीक, तो आधार कार्ड को मैंडेटरी एक तरीके से बना दिया गया अगर आपको गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ लेना है तो। ठीक, और कौन नहीं चाहता? अगर कोई एलिजिबल है तो वो सभी लोग चाहते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ मिले। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि UIDAI एक्चुअल में क्या है। अब आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड के अंदर आपका डेटा सेव होता है। ठीक, ये डेटा दो टाइप में डिवाइड होता है। पहला डेटा डेमोग्राफिक डेटा और दूसरा डेटा जो इसमें होता है वो है बायोमेट्रिक डेटा। ठीक, ये दो टाइप के डेटा इसमें सेव होते हैं। डेमोग्राफिक डेटा क्या होता है? डेमोग्राफिक डेटा होता है भाई आपका बर्थ, फादर नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक डेटा में आ जाती हैं। बायोमेट्रिक क्या होता है? आपकी आई स्कैन करी गई थी जब आपने आधार कार्ड बनवाया था, आपका थंब इम्प्रेशन लिया गया था जब आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई करा था। ठीक, ये होता है बायोमेट्रिक डेटा। ये दो टाइप के अलग अलग डेटा हैं। अब बात करते हैं कि ये जो दो टाइप के अलग अलग डेटा हैं ये हैं क्या? ये आपके ही प्राइवेट डेटा हैं जो आपने दे रखे हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए, राइट। और ये जो डेटा है ये दो टाइप के डेटा हैं। ठीक, गवर्नमेंट ने बोला कि इफ़ अगर कोई जॉइंट सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर की रैंक का आदमी है, जॉइंट सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर की रैंक का अगर कोई आदमी है तो वो होल आधार डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। किससे? UIDAI से। इनसे रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर फुल आधार डेटा ऑफ एनी पर्सन जो भी जिसका भी ये बना हुआ है। ठीक, एनी सिटीजन जिसका भी ये बना हुआ है उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है। कौन कर सकता है? UIDAI से एनी जॉइंट सेक्रेटरी अबव ऑफिसर, रैंक ऑफिसर कोई भी हो वो रिक्वेस्ट कर सकता है होल डेटा के लिए। होल मतलब डेमोग्राफिक डेटा के लिए भी मांग सकता है और बायोमेट्रिक डेटा भी मांग सकता है। ठीक, इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी।
नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ये आपसे मांगा जा सकता है, ठीक। और आपका डेटा आपको पता भी नहीं होगा और यूआईडीआई से कहाँ चले जाएगा, एनी जॉइंट सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर के आदमी को, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि कोर्ट्स भी ऑर्डर कर सकती हैं आधार डेटा को, इंडिया की कोर्ट्स भी मंगा सकती हैं आधार डेटा को, किससे, यूआईडीआई से, पर फुल आधार डेटा नहीं मंगा सकती है, सिर्फ डेमोग्राफिक डेटा मंगा सकती है। मतलब बायोमेट्रिक डेटा कोर्ट एसेस नहीं कर सकती हैं। यूआईडीआई ये बायोमेट्रिक डेटा देगा ओनली जॉइंट सेक्रेटरी उसकी अबव रैंकिंग ऑफिसर्स को, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो ये समस्या थी कि भाई नेशनल सिक्योरिटी क्या होता है, पहले तो यही नहीं पता, ठीक। और कौन सा आधार डेटा किस चीज़ के लिए आप मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो मैंने यूआईडीआई को ग्रांट करी आप ले रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पर यूआईडीआई से अगर किसी ने डेटा मांगा है, आधार डेटा मांगा है, तो यूआईडीआई ये तो रिकॉर्ड रखता है, ठीक, कि हु इज आस्किंग फॉर डेटा। यूआईडीआई ये तो रिकॉर्ड रखता है कि हु इज आस्किंग फॉर डेटा, पर यूआईडीआई ये रिकॉर्ड नहीं रखता है व्हाई द डेटा हैज टू बी आस्क्ड। ये इनके पास रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यूआईडीआई के पास क्या होता है कि डेटा कौन ने लिया है, डेटा किस लिए लिया जा रहा है, ये रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। और ये क्योंकि ये रिकॉर्ड नहीं रखते हैं इसलिए क्वेश्चन उठा, क्या मेरी प्राइवेसी सिक्योर है आधार कार्ड से या नहीं है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। ऐसे कोई डाटा मांग रहा है उसका रिकॉर्ड है, पर क्यों मांग रहा है इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या मेरी प्राइवेसी पे क्वेश्चन मार्क उठते हैं या मेरी प्राइवेसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठते हैं, यही डिसाइड करा गया। इसलिए लोग बोल रहे थे कि आधार कार्ड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बोला, आधार कार्ड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, प्लीज सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने इस केस में विचार करा, ठीक। और विचार करने के बाद वो इस चीज़ पे पहुंचे, उन्होंने बोला आधार कार्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल, आधार कार्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल, आधार कार्ड की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे हमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक। वो गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि गवर्नमेंट अपने लोगों को रेगुलेट करने के लिए चीज़ें कर सकती है। और उन्होंने बोला आधार कार्ड इज नॉट कंपलसरी फॉर एवरीथिंग, ठीक। लाइक प्राइवेट कंपनीज आपके आधार कार्ड नहीं मांग सकती हैं फॉर एनीथिंग, ठीक। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप प्राइवेट कंपनीज को आधार कार्ड देंगे, ये कंपलसरी कहीं पर भी नहीं करा गया है कि भाई प्राइवेट कंपनीज तो आधार कार्ड ले सकते हैं, ठीक। आपको सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आपको फ्लिपकार्ट से परचेस करने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इवन आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक। पर आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर पेन। आपने अभी सुना होगा कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाना था, ठीक। अभी परसों ही ये लास्ट डेट गई है, मतलब कुछ 2-3 दिन हुए और ये लास्ट डेट थी कि आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराना था, ठीक। आधार कार्ड से अगर पैन कार्ड को लिंक कराना मैंडेटरी है, ये बोला गया, ठीक, ये बोला गवर्नमेंट ने। तो अभी मैं बोल रहा हूँ बैंक अकाउंट के लिए आधार कार्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पैन कार्ड बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और पैन कार्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। कि एक बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। और पैन कार्ड लिंक्ड होना चाहिए किससे, आधार कार्ड से, ठीक। तो आपको ये बात समझ आई होगी। तो अभी के लिए मैं आपको समझाता हूँ, कोर्ट ने बोला कि भाई आधार अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक। और इस बार कोर्ट ने एक बार क्लियरली ये बोल दिया कि राइट टू प्राइवेसी is covered under Article 21 of Indian Constitution, Article 21 of Indian कॉन्स्टिट्यूशन। ये था वो केस, जस्टिस केस पुट्टा स्वामी केस। इतनी लंबी हिस्ट्री होने के बाद फाइनली हमें ये सुनने को मिला कि भाई राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। अब जैसे ही राइट टू प्राइवेसी को डिक्लेयर कर दिया गया फंडामेंटल राइट, ठीक। जैसे ही राइट टू प्राइवेसी को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, फंडामेंटल राइट। आपको मेरी बात समझ में आई। आधार कार्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करा, पर ये बोल दिया राइट टू प्राइवेसी नाम की चीज़ है, उसका ध्यान रखा जाए, ठीक। और राइट टू प्राइवेसी कवर हुई कौन से आर्टिकल में, 21 आर्टिकल में। अब जैसे ही इस राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया, ठीक। इट ओपन्स मैनी गेट इन इंडिया, बहुत सारे गेट ओपन हो गए। फॉर एग्जाम्पल लाइक लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। आपने सुना होगा ये लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं, इनके पास हमने इनके होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया में क्रिमिनल ऑफेंस बना रखा था। क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक। एक क्रिमिनल ऑफेंस हमने इसको बना रखा था। और क्रिमिनल ऑफेंस होने के कारण ये बोला जा रहा था कि ये अपने प्राइवेट स्पेस में इवन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट स्पेस में नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब जब प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो गया तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये किस तरीके से ये क्रिमिनल ऑफेंस हो सकता है।
दो लोग रूम के अंदर कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, इट नन ऑफ द मैटर ऑफ स्टेट, ठीक, इट्स नन ऑफ द मैटर ऑफ स्टेट, और स्टेट को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि भाई दो लोग घर के अंदर क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जैसे ही प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हुआ, उसने कई सारे डोर इंडिया के अंदर खोल दिए। हमने सेक्शन 377 में LGBT कम्युनिटी का होमोसेक्सुअल होने को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। क्या कर दिया? डीक्रिमिनलाइज। बोला कि आज से ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, हम इसको डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्राइवेसी क्या है? एक फंडामेंटल राइट। एक जजमेंट आई थी जिसका नाम था नवतेज सिंह जौहर जजमेंट में हमने सेक्शन 377 में होमोसेक्सुअलिटी होना ये हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इसका ओरिजिन कहाँ से आया था? ब्रिटिशर्स ऐसा मानते थे कि होमोसेक्सुअलिटी इज द क्राइम अगेंस्ट द नेचर ऑफ द गॉड, या ऐसा बोलते थे वो, होमोसेक्सुअलिटी इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ द गॉड, ठीक। और जब वो इस तरीके से बोलते थे कि होमोसेक्सुअलिटी इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ द गॉड, क्योंकि वहाँ पर एक एक्ट हुआ करता था ब्रिटेन में जिसका नाम था बगरीज एक्ट, और उस बगरीज एक्ट के तहत होमोसेक्सुअलिटी होना क्राइम माना जाता था, राइट। और जब बगरीज एक्ट के तहत होमोसेक्सुअलिटी होना क्राइम माना जाता था, वही आईपीसी इंडिया में लिखी किसने? ब्रिटिशर्सों ने। वो आईपीसी इंडिया में चली आ रही है 1861 से, ठीक। और उसी की आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हुए 377 सेक्शन के तहत एलजीबीटी की होमोसेक्सुअलिटी को हमने क्या कर रखा था? क्रिमिनल ऑफेंस बना रखा था। बाद में हमने इसको क्या करा? बाद में हमने इसको करा डीक्रिमिनलाइज। क्या कर दिया? डीक्रिमिनलाइज। हम एक ऐसे देश से हैं, भारत देश से, जहाँ अर्धनारीश्वर की पूजा करी जाती है, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई होमोसेक्सुअलिटी का होना मेरे हिसाब से ये चीज़ क्राइम नहीं है, ठीक। इंडिया में बड़े बड़े ऐसे एग्जाम्पल है, आपने देखे होंगे। और नॉर्मल सी चीज़ है कि हम किसी के भी प्राइवेट अफेयर्स को क्रिमिनल ऑफेंस कैसे बना सकते हैं। मेरी बात समझ आई है नहीं? क्योंकि राइट टू प्राइवेसी की जजमेंट आ गई थी और उसने एलजीबीटी के भी डोर ओपन कर ही दिया आखिरी में। तो हमने एलजीबीटी को भी ये राइट दे दिया कि भाई एलजीबीटी होना कोई गुनाह नहीं है, आप फ्री हो टू मैरी योर चॉइस, और आप फ्री हो कि आपके पास भी एक प्राइवेसी नाम की चीज़ है और आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं हमारे भारत देश में, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक के बाद एक केस आपको दिख रहे होंगे। और क्यों ये केस हुआ नवतेज सिंह जौहर वाला, उसके पीछे का बैकग्राउंड आपके सामने, जस्टिस पुट्टास्वामी केस, जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मान लिया गया था। अब आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं कि अगर प्राइवेसी मेरा फंडामेंटल राइट है तो क्या राइट टू फॉरगॉटन मेरा फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए? पहले मैं आपको बताता हूँ, ये तो बहुत आपने देखा होगा 1948 से 2017 आ गया और तब हमें पता पड़ा कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक। हालांकि खड़ग सिंह केस में इम्प्लिसिट फॉर्म में ये पता पड़ चुका था कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, पर एक्सप्लिसिटली ये क्लियर करा किसने? पुट्टास्वामी केस में, ठीक। तो अब बात करते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन की। राइट टू बी फॉरगॉटन इंडिया में एक डेवलपिंग राइट है, मतलब डेवलपिंग स्टेज में अभी कंप्लीटली हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक। The right to be forgotten is a relatively new concept in India and has not yet been fully recognized by the courts or the legislature। ना तो इससे रिलेटेड कोई लॉ है और ना भी कोर्ट ने कोई फाइनल जजमेंट दी है कि भाई राइट टू बी फॉरगॉटन फंडामेंटल राइट है या नहीं। राइट टू बी फॉरगॉटन होता क्या है? राइट टू बी फॉरगॉटन होता है इरेज पास्ट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइवेसी मेरा फंडामेंटल राइट है, ठीक, तो अगर मेरा किसी सोशल मीडिया पर अकाउंट था और मैंने अगर उसको डिलीट कर दिया तो क्या फेसबुक के सर्वर को भी उसको कंप्लीटली डिलीट नहीं कर देना चाहिए? और अगर कर देना चाहिए तो मेरे पास राइट टू फॉरगॉटन है या नहीं है? क्योंकि हमारा कंप्लीटली डेटा इरेज कहीं से भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ कि दिस आई एम अलाउइंग दिस ऐप टू एक्सेस माई कॉन्टैक्ट, माई गैलरी एंड माई एवरीथिंग। और अगर मैंने उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है तो क्या उस ऐप के सर्वर से मेरा सारा डाटा डिलीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये है राइट टू बी फॉरगॉटन। अगर प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, ठीक, तो राइट टू बी फॉरगॉटन भी मेरा फंडामेंटल राइट होना चाहिए। अभी ये डिबेट का इशू है और ये आगे आपको कुछ समय के बाद समझ में भी आएगा, ठीक। तो प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमें समझ में आया बहुत लंबे समय के बाद। हो सकता है कोर्ट्स आगे डिक्लेयर कर दें कि राइट टू बी फॉरगॉटन हमारा फंडामेंटल राइट है, और अगर ये डिक्लेयर हो गया तो कोई भी आदमी आपका काम होने के बाद या आपकी किसी चीज़ को यूज़ होने के बाद उसको अपने सर्वर में स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक। क्योंकि सोचने वाली बात है, जब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेरा फंडामेंटल राइट है तो राइट टू रिमेन साइलेंट भी मेरा फंडामेंटल राइट है। इफ़ राइट टू मूव थ्रूली टेरिटरी ऑफ इंडिया मेरा फंडामेंटल राइट है, तो क्या राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर मेरा फंडामेंटल राइट है तो राइट नॉट टू मूव भी मेरा फंडामेंटल राइट है। तो क्या राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है तो राइट टू फॉरगॉटन फंडामेंटल राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस पर अभी क्वेश्चन मार्क है। आपको दिख रहा होगा ये इरेज का साइन बना हुआ है, ठीक, ये दिख रहा है राइट टू इरेज, ठीक। तो इरेज पास्ट, क्या ये फंडामेंटल राइट होना चाहिए या फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए? अभी इस पर एक बड़ी हिस्ट्री बाकी है, ठीक। तो अभी के लिए हमने जो इंपॉर्टेंट हमारा लैंडमार्क केस था वो ये था, ठीक।
On August 24, 2017, a 9-judge bench of the Supreme Court delivered a unanimous verdict. Unanimous मतलब जब सारे जज एक साथ बोल रहे हों, ठीक, unanimous verdict in Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India and other connected matters, affirming that the Constitution of India guaranteed to each individual a fundamental right to privacy. Right? ठीक. Although unanimous, the verdict saw 6 separate concurring decisions. Chandrachud J. authored the decision speaking for himself. अलग अलग 6 लोगों ने, इसका मतलब ये है कि अलग अलग 6 लोगों ने अलग अलग तरीके से आप राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना था कि भाई कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, पर सबका मतलब एक ही था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जस्टिस पुट्टास्वामी केस आपको समझ में आएगा। ये कहीं ना कहीं आधार कार्ड के आसपास ही घूम रहा था और आधार कार्ड के चैलेंज आधार कार्ड को करा गया था, पर निकल के आ गया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और आधार कार्ड भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं हुआ। ठीक, तो आगे इधर देखते हैं अपन ने एक केस पढ़ा था PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसके पहले अपन ने स्टार्टिंग करी थी अपन ने यहाँ से। ये थे काजी करीमुद्दीन जिन्होंने पहली बार ये आवाज़ उठाई थी और इसको फाइनली इस आवाज़ को जो सुप्रीम कोर्ट ने सुना वो 2016 में केस पुट्टास्वामी जजमेंट के अंदर। राइट, तो आगे मूव करते हैं। ये वो 4th अमेंडमेंट जिसमें सर्च एंड सीजर को फंडामेंटल राइट के बारे में गारंटी करा गया था। ठीक, इसके बाद ये केस MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का केस था, जो कि मैं आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और इस केस में पहली बार इम्प्लाइड फॉर्म में ये बोल दिया गया कि भाई रात में किसी के घर पे नहीं जाने का, क्योंकि वो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। और ये भले ही अभी हम एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहे हैं, पर हम ये मानते हैं कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, तो डोमिसिलरी विजिट को मना कर दिया गया। और यही बात गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में भी उठी थी। और उसके बाद फाइनली PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें फ़ोन टेपिंग को इलीगल डिक्लेयर करा गया। ठीक, इसके बाद जस्टिस पुट्टास्वामी केस, और उसके बाद ये एक डिबेट जो राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फॉरगॉटन, क्या मेरा राइट टू बी फॉरगॉटन, क्या मेरा फंडामेंटल राइट होना चाहिए या न होना चाहिए। ठीक, तो एक केस था जिसमें जिसमें एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी और बॉलीवुड की एक प्रोड्यूसिंग कंपनी थी, जिन्होंने उनके कुछ पर्सनल वीडियोस और फोटोज़ शूट के कुछ कहीं अपलोड कर दिए थे। हालांकि उन्होंने बाद में डिलीट कर दिए, पर कई सारे लोगों ने उसको अपलोड कर दिया था अलग अलग जगह पे। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची, उन्होंने बोला माय लॉर्ड, ये मेरी प्राइवेसी का हनन है और मैं चाहती हूँ कि कृपया करके आप सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ये ऑर्डर जारी करें। दिल्ली हाईकोर्ट का ही केस था, सारे ये ऑर्डर जारी करें कि भाई सब लोग इसको स्ट्राइक डाउन कर दें अपने अपने प्लेटफॉर्म से। कोर्ट ने ऑर्डर जारी करा और फाइनली स्ट्राइक डाउन हो गया। ठीक, तो अभी ये क्वेश्चन है कि क्या राइट टू बी फॉरगॉटन एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कई सारे हैं, आंसर भी कई सारे हैं, पर हमारे यहाँ कोर्ट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से रन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर और गारंटर हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में बोला राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, कई सारे गेट ओपन हो गए, जिसमें से एक एग्जाम्पल था LGBT कम्युनिटी। राइट, और आगे अभी के लिए ये MGICS इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए, हमारे ऑफिस में विजिट करिए, वेदा कॉम्प्लेक्स में ऑफिस है, और हम जल्द मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाकी थैंक यू सो मच।